अंबेडकर की जहाँ पे हम बात करते हैं, बाबा साहब की जहाँ पे हम बात करते हैं, वहाँ पे हम 4 वर्णों की भी बात करते हैं। तो एक दिन जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें आ रहा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड देयर इज़ अ 5th कैटेगरी अनटचेबल्स। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो हमारी गंदगी साफ करते हो वो हमसे गंदे कैसे हो सकते हैं? उनको आप अनटचेबल्स कैसे बोल सकते हो? नहीं, सबसे पहले बात तो ये है कि ये 4 वर्ण के अलावा कोई 5वां नहीं है। ये जो भी बोलता है अज्ञान है। हुँ। वेद में वेद से लेकर बाद तक 4 ही वर्ण हैं। चारों वर्ण हैं। उसमें कोई अवर्ण और सवर्ण नहीं है। चारों के चारों सवर्ण हैं। समझ गए ना? और दूसरी बात है कि मुझे तो नहीं लगता है कि जो 10वीं 12वीं शताब्दी से पहले कोई अनटचेबिलिटी की बात भारत में है। दिखाए कोई ढूंढ के। हुँ। अनटचेबल होते तो भगवान राम निषाद जी को तो कम से कम गले नहीं लगाते। अपने खास मित्र मानते हैं उनको। और अपने यहाँ तो शुरू से देखेंगे तो सबका सब में चल रहा है। सबका सबसे तालमेल था। हुँ। ये सभी अनटचेबिलिटी कहाँ से आई है पता है? जी। हाँ, यही मुझे जानना है कहाँ से आई है ये हाँ, अनटचेबिलिटी? ये समझिए। जी। ये मैं नहीं, ये अल्बेरुनी लिखते हैं। अच्छा। अल्बेरुनीज इंडिया। हुँ, हुँ। अल्बेरुनी की एक पुस्तक है तारिके अल हिंद। तारिक अनवर जी, जी, समझ जी। गए ना? जी। वो लिखते हैं इन सब चीजों को। तो उन्होंने बीज बोए हैं ये? नहीं, उन्हीं का है ये। अच्छा। हाँ, इधर का नहीं है अनटचेबल। यहाँ तो जो व्यक्ति लिख देगा कि हिरण्यगर्भ की ही चारों अभिव्यक्ति हैं। हुँ। भाई चारों अभिव्यक्ति किसकी है? ईश्वर की तो अभिव्यक्ति है ना। हुँ, 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 हुँ। तो जब अपना यजुर्वेद में जब पाठ होता है, मंत्र का पाठ, तो कहते हैं ये कर्मकार है, ये लोहार है, ये चर्मकार है, ये है, सबका पाठ होता है। तो कहते हैं सब शिव जी का रूप है। इस रूप में पाठ होता है। तो उसमें कहाँ से अनटचेबिलिटी आ जाएगी? तो अनटचेबिलिटी की बात भारत में ये जो लगभग आपको शुरू मिलेगा ना, ये वही 10वीं 12वीं शताब्दी से शुरू मिलेगा। अब मैं मेरी एक पीएचडी भी चल रही है इस पे, जो हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं कि सबसे पहले भारत में ये जो वर्ण के बाद जाति कहाँ से आ गया। हाँ, तो आप देखेंगे कि 10वीं शताब्दी के आसपास तक जो मुख्य जाति जितनी है ना, वो 35-40 करीब मिलेगा आपको जाति। अब वो जाति सब प्रोफेशनल जाति है। प्रोफेशनल का कोई मतलब है कि कोई कारपेंटर है, उसको तक्षा कहते हैं। कोई लोहार है, उसको लोहकार कहते हैं। कोई सोने का काम करता है तो स्वर्णकार कहते हैं। कोई नाई है। ये सारे के सारे प्रोफेशनल जाति है। और प्रोफेशनल जाति का क्या मतलब है कि सीधे सीधे अर्थव्यवस्था से वो जुड़ा हुआ है। ये एक भी काम बिना पैसे लेके नहीं करते थे। इसीलिए ये जो भारत की जो आर्थिक रीढ़ जिसको आप कहते हैं ना, ये सब थे सारे। हुँ। इसीलिए इनके पास सारे स्किल थे और ये अपने बच्चों को स्किल में ट्रेंड करते थे और खुद ही जाति बना दिया। अच्छा। हाँ, आज भी आप चले जाइए किसी स्वर्णकार के पास, अपने बच्चे को छोड़ के किसी को डिजाइन सिखा दे जरा। आज भी कारपेंटर है तो अपने बच्चे को ही ट्रेंड करेगा वो। तो वो जो है ना, वो जाति बनाने का मतलब ये है कि मेरा जो स्किल है ये मेरे ही अंदर रहे। उससे जो पैसा होगा वो मेरे ही परिवार में रहे। शादी विवाह भी मेरे में ही हो। ये सब मूल आधार है जिसके कारण अपने यहाँ 35-40 जातियां बनी। और 40 से 4000 हो गई। अब आपको वही मैं डेटा बता रहा हूँ कि आप उस जाति में आप एक भी जरा दिखाइए तो कहीं पे आपको अनटचेबिलिटी दिखेगी।
अनटचेबिलिटी कहाँ से शुरू हुई पता है? अनटचेबिलिटी हुई तारिक अल हिंद में लिखते हैं अलबेरूनी कि जब ये आक्रांता लोग आए ना, जो महमूद ऑफ गजनी, इसी के साथ तो आए थे ना ये अलबेरूनी भारत, और वो थे विद्वान, असल में एक स्कॉलर आदमी थे। तो उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो वो कहते हैं कि जो भारत के लोग जो थे ना, ये भारत के लोग सबसे पहले तो ये जो गाय वगैरह खाते थे ना, वो उनसे छुआछूत करते। तो वो जो उधर से आक्रांता लोग आए, उनसे टच नहीं होने देते थे अपने को। ओके, ये वो वाली हाँ, अनटचेबिलिटी है। ये वो अनटचेबिलिटी है। दूसरा क्या है ना कि जैसे जैसे क्या किया कि बाद में बहुत लोगों को इन लोगों ने मल ढोने में लगा दी। क्योंकि भारत की ये परंपरा नहीं है कि जो कोई घर में ही मल का विसर्जन करे, कभी नहीं परंपरा, कभी नहीं। ये उन्होंने ये परंपरा लाई। और इसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों को उसमें लगा दिया। अब लगा दिया तो पता है ये डरा धमका के लगाया होगा, कोई यहाँ का आदमी किसी का क्यों मल ढोएगा। तो अब जो उनका मल ढोने लगा उससे लोग दूर रहने लगे। तो ये जो परंपरा थी तभी से शुरू हुई। दिक्कत क्या है कि हम कभी भी ओरिजिनल सोर्स को लेके हम रिसर्च ही नहीं करना चाहते। तो जो रीजन थे कुछ, वो रीजन थे, वो खुद ही लिखते हैं कि हमसे ये दूर रहते हैं। हमसे दूर रहते हैं क्योंकि उनका जो बोलते हैं कि हमारा जो खाना पीना उठना बैठना रहना, ये जो है ये इन सबको पसंद नहीं। तो पसंद नहीं है तो इसीलिए हमसे दूरी बना के रखते। तो उन्होंने अपने लिए लिखा है। और बाकी ये जो शब्द आप सुन रही है ना, ये शब्द तो किसी शास्त्र में दिखाइए तो ये अपने आपके यहाँ एक भी उल्लेख कोई दिखा दे। ये था ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही हमारे यहाँ नहीं था। ये सारे के सारे विकसित हुए हैं 12वीं शताब्दी के बाद। और 12वीं शताब्दी के बाद ही जो आपके 35-40 जातियां थी ना, वो 4000 हो गई है। तो मैंने कई सोशियोलॉजी के प्रोफेसर को पूछा है कि इस ढंग से कभी समाजशास्त्र में रिसर्च कराया है, तो बोले ये तो नहीं कराया है। तो इसमें अभी मेरे भी स्टूडेंट काम कर रहे हैं, इसमें बहुत ठीक से रिसर्च की ज़रूरत है कि ये जो हमने एक जो ले लिया है ना कि अस्पृश्यता, अस्पृश्यता भारत में कब थी, किस किस ग्रंथ में देखा है किसने अस्पृश्यता? ये जो स्त्री का घूंघट में रहना, अस्पृश्यता, ये सब सारी चीजें कोई भारत के ट्रेडिशन में था ही नहीं। अब जब ये 12वीं शताब्दी के बाद ये सारी चीजें डेवलप हुई है, अब वो डेवलप होते होते फिर ये बाद में 600 700 800 साल के बाद ये कुरीति में विकसित हो गया। बाहर से जो लोग आते थे वो गाय वाय सब खाते थे, तो यहाँ के लोग इसमें सचेत रहे शुरू से, समझ गए ना। तो वहां से अनटचेबिलिटी शुरू हुई। और बाद में जब ये धीरे धीरे कुरीतियों में विकसित हो गया है ना, जैसे इस पीरियड में क्या क्या चीजें और होती चली गई, उसके कारण आपस में ही करने लगे, एक दूसरे से दूर रहने लगे। तो आप ये थोड़े है कि जो कोई ब्राह्मण है तो दूसरे से छुआछूत करता है, एससी में भी एक दूसरे से छुआछूत करने लगा। हम गांव में देखते थे, हम खाना ले जाते थे तो दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। वो कहते थे कि मैं इसका छुआ नहीं खाऊंगा, तो वो कहते थे मैं इसका छुआ नहीं खाऊंगा। ये कहीं न कहीं 12वीं शताब्दी के बाद हमारे अंदर धीरे 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 ये घर करती चली गई। कुछ ऐसी एक्टिविटी भी इन आक्रांताओं ने शुरू करवा दी, जिसके कारण लोगों में इस तरह की बात आई है। लेकिन भारत के अपने ट्रेडिशन में इसका कोई स्थान कभी नहीं रहा। सिंपल सी बात है, क्योंकि चारों वर्ण जो है ना, वो उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। जो वेद क्लियर कट ये चीज कह रहा है
कि चारों की अभिव्यक्ति, चारों उसी की अभिव्यक्ति है। और आपको मैं उदाहरण दूं कि जैसे जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि जब वो भी कॉस्मिक चीज की बात चल रही है, पुरुष सूक्त में भी कॉस्मिक स्ट्रक्चर की बात चल रही है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी वो एक नेचुरल प्रोसेस की बात चल रही है कि जब वो 4 वर्ण के रूप में अपने को प्रकट किया तो बोला जो ब्राह्मण कौन है, तो बोला अग्नि। समझ रहे हो ना? हाँ, आपको रेफरेंस है सर, आप देखिए। ब्राह्मण कौन है, तो अग्नि। क्षत्रिय कौन है, तो इंद्र वरुण। वैश्य कौन है, तो मरुदगण, वसुगण, रुद्र। क्योंकि कहते हैं वो हमेशा ग्रुप में जो रहता है उसको वैश्य कहा है। और शूद्र कौन है, तो पूषा। पूषा किसको कहते हैं, पृथ्वी को। और हम वेद के दूसरे भाग में पृथ्वी को माता कहते हैं, माता भूमि पुत्रोम पृथिव्या। तो वहां पूषा का क्या मतलब है पता है? पूषा का दिया है पोषणात पूषा, जो सबका भरण पोषण करता है उसको पूषा कहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि समाज के वो वर्ग शूद्र कहलाते थे जो समाज का भरण पोषण करते थे। भरण पोषण किस रूप में पता है? क्योंकि यही सारे जो अपने स्किल्ड लोग थे ना जी, समाज के सारे काम तो वही करते, आज भी करते हैं। अब इसमें आप किसी को वो मत जो एक उस घर में जन्म हुआ या उस घर में जन्म हुआ, समाज का एक वर्ग हमेशा है जो स्किल्ड होता है और स्किल में उसकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग होती है तो आपको अभी मान लीजिए बिजली खराब हो जाए तो किसको बुलाएंगे आप? प्रोफेसर को बुलाएंगे क्या? आपके मान लीजिए अभी एक टेबल टूट गया तो किसको बुलाएंगे? आपको मान लीजिए कोई ऑर्नामेंट है, आप उसको कहेंगे कि जरा अंगूठी का जरा ये बना दो, तो आप किसके पास जाएंगे? जी, आज भी वही स्किल्ड लोग समाज को मतलब बेस दे के चल रहे हैं और आज भी अर्थव्यवस्था उन्हीं के अंदर है। आप इसको बिल्कुल समझिए। तो अपने यहाँ जो असली अर्थव्यवस्था रही है ना, वो केवल वैश्य और शूद्र के हाथ में रही। वैश्य जो थे वो व्यापार करते थे और जो जिनको आप शूद्र कहते हैं, दे ऑल आर स्किल्ड पर्सन। तो स्किल्ड पर्सन जो थे उनके हाथ में अर्थव्यवस्था थी पूरी। तभी तो अभी एंगस मेडिसन का आया है ना बुक, जो आया है, जो ब्रिटिश प्रोफेसर है। भारत की फर्स्ट से लेके 10th सेंचुरी तक 1/3 इकोनॉमी थी ग्लोब की, तो क्या वो ब्राह्मण बनाते थे क्या? ब्राह्मण का उसका मतलब नॉन सैलरीड पर्सन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अभी की तरह तो नहीं ना सैलरी होती थी ना। ब्राह्मण का मतलब येन केन चिदा छिन्न येन केन चिदासितः यत्र क्वचन साईसा तम देवा ब्राह्मणम विदुः। कि जो कुछ भी मिल गया वो खा लिया और जो कुछ भी मिल गया वो पहन लिया और जहां भी जगह मिल गई वो सो लिया और ज्ञान विज्ञान में लगा हुआ है। ज्ञान विज्ञान में लगने वाले तो आज भी निर्धन होते हैं। राइट, आज भी उनके पास धन नहीं, या तो फिर ज्ञान विज्ञान नहीं होगा, बिल्कुल। या तो ज्ञान विज्ञान होगा या धन होगा। तो उनके हाथ में तो इकोनॉमी थी नहीं। जो क्षत्रिय थे जो शासन चलाते थे वो तो टैक्स लेते थे, टैक्स से वो समाज चलता था। लेकिन टैक्स देने वाला कौन था? टैक्स देने वाला था यही दो समाज, जो एक वैश्य वर्ग, जितना भारत का ट्रेड रहा है शुरू से लेके, सारा ट्रेड कौन करता था? वैश्य वर्ग करते थे, आज भी करते हैं आज भी और जो मनी प्रोड्यूस करता था वो सारा स्किल्ड पर्सन था। आज भी वही मनी प्रोड्यूस करता है। आज जनधन खाता खुला है तो आज देखिए किसका क्या खाता है। तो हमने क्या किया ना कि इसको ब्रिटिशर्स ने मिस इंटरप्रेट कर दिया। एक तो अंग्रेज लोग आए तो 500-600 वर्षों में जो कई कुरीतियां भी डेवलप हो गई
वो भी वो हाथों हाथ पकड़ लिए। खुद जो कुरीतियाँ विकसित की उसको तो छोड़ दीजिए, और उसको एक ऐसा कलर दे दिया जो 10वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी से पहले जो भारत का पूरा ज्ञान है, वो पर्दे के पीछे चला गया। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लिप्स हमने इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं। चैनल को देखते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और ऐसी वीडियोस का मज़ा उठाते रहो।